हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में हमने जो है इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा प्रोटियोमिक्स के बारे में पढ़ लिया था। ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंडर ही आएगा। आज जो है हम रोल ऑफ प्रोटियोमिक्स जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत सारे रोल्स होते हैं प्रोटियोमिक्स के। प्रोटियोमिक्स मतलब प्रोटियोम की स्टडी करना, और प्रोटियोम मतलब एक ऑर्गेनिज्म की सेल के अंदर जितने भी प्रोटीन हैं उनके कलेक्शन को हम प्रोटियोम बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ ही पॉइंट लिखे हैं, दैट इज़ रोल ऑफ प्रोटियोमिक्स के। फर्स्ट पॉइंट है टू स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन, कि अगर हम किसी प्रोटीन की स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी कर रहे हैं तो वो प्रोटियोमिक्स के अंडर आता है। या फिर ऐसे कह लो कि प्रोटियोमिक्स के थ्रू हम किसी भी प्रोटीन की स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझ सकते हैं। प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर को हम समझ सकते हैं, जिसमें हम उसकी फोल्डिंग को प्रॉपरली फोल्डिंग हुई है, फोल्डिंग नहीं हुई है, डायसल्फाइड ब्रिज फॉर्मेशन हुए हैं नहीं हुए हैं, तो उन सब चीज़ों को हम प्रोटियोमिक्स की प्रोटियोम की स्टडी के थ्रू इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। द थर्ड वन इज़ हम प्रोटीन की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस को भी स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटियोमिक्स। तो प्रोटियोमिक्स के जो भी यूजेस होते हैं वो मोस्टली प्रोटियोम के बारे में होते हैं, मतलब कि प्रोटीन की स्टडी के बारे में होते हैं कि प्रोटीन जो हमारी बन रही है वो उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसका फंक्शन कैसा है, वो प्रॉपरली फंक्शन कर रही है नहीं कर रही है, वो कितने अमाउंट में फॉर्म हुई है, उसकी क्वालिटी क्या बनी है। तो वो सब चीज़ें हम प्रोटियोमिक्स में स्टडी करते हैं। उसके अलावा अगर हमारी प्रोटीन में किसी तरह के गलत मॉडिफिकेशंस हो गए हैं, इफ़ देर आर मैनी रॉन्ग मॉडिफिकेशंस इन आर प्रोटीन, सो यहाँ से हम ये चीज़ का पता लगा सकते हैं कि हमारे जीन में जो कोड कर रहा है उस पर्टिकुलर प्रोटीन को, उसमें किसी तरह की अल्ट्रेशंस हो गई हैं, उसमें किसी तरह के चेंजेस आ गए हैं। और ज़रूरी ये चीज़ भी नहीं है कि अगर हमारी प्रोटीन में मिसफोल्डिंग हुई है या किसी तरह की गलत प्रोटीन बन गई है तो उसकी सारी वजह यही है कि हमारे जो जीन्स उसको कोड कर रहे हैं एमआरएनए को, और एमआरएनए से जो प्रोटीन बन रही है तो वो हमेशा ही जीन में किसी तरह का चेंजेस लाएंगे। इट इज़ नॉट नेसेसरी। अगर आपकी प्रोटीन में किसी तरह की कोई जो है मिसफोल्डिंग हो गई है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो ये इस चीज़ को इंडिकेट नहीं करता है कि आपके जीन जो है हमेशा उसी में अल्ट्रेशन हुई है। हो सकता है कि जीन ने ईजिली और जो है पूरी तरह से करेक्ट कोडिंग की हो एमआरएनए की, और एमआरएनए से प्रोटीन बनी हो जो बिल्कुल सही हो, लेकिन प्रोटीन में खुद ही किसी तरह के मॉडिफिकेशंस आ गए हों ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस, या फिर किसी और तरह के फिजियोकेमिकल एक्टिविटीज़ जो है प्रोटीन की गलत हो गई हो, तो उसकी वजह से जो प्रोटीन है उनमें मॉडिफिकेशंस आ जाते हैं। तो ये जेनेटिक अल्ट्रेशन को हमेशा इंडिकेट करें, ये नेसेसरी नहीं है। अगर हमें प्रोटीन में किसी तरह की चेंजेस पता लग गई है तो हम इजीली किसी तरह की डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं, डिजीज़ के कोज को पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमें एक बेनिफिट मिल जाता है इसका। अब आप एक चीज़ स्टडी करो, लाइक HIV है। HIV एक जो बहुत डेंजर वायरस है जो कि डिजीज़ कोज करवाता है, दैट इज़ एड्स। तो एड्स में जो ऑर्गेनिज़म है उसकी पूरी की पूरी इम्यूनिटी जो है वो बहुत वीक हो जाती है, उसकी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो लड़ नहीं पाती हैं किसी भी तरह के बाहर के ऑर्गेनिज़म से जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं। तो जो उसकी एंटीबॉडीज़ हैं वो एंटीबॉडीज़ बेसिकली क्या होती हैं, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होती हैं। तो इम्यूनोग्लोबिन्स जो बनी हैं उन पे HIV वायरस क्या करता है, HIV वायरस एक तरह का प्रोटीएज एंजाइम सिक्रेट करता है, या फिर ऐसे कह लो कि HIV वायरस में HIV प्रोटीएज एंजाइम होता है जो उन इम्यूनोग्लोबिन्स पे एक्ट करता है। और क्योंकि प्रोटीएज है तो डेफिनेटली वो प्रोटीन को ब्रेक करता है, और इस तरीके से वो इम्यूनोग्लोबिन्स को ब्रेक कर देता है, उनको तोड़ देता है, और इस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म की इम्यूनिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से एड्स कोज होता है। तो यहाँ तक की स्टडी में प्रोटियोमिक्स से हम बहुत बड़ी डिजीज़ के बारे में पता लगा सकते हैं, लाइक एड्स। और भी बहुत सारी डिजीज़ हैं जो हम इनको स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटियोमिक्स। उसके अलावा प्रोटियोमिक्स आइडेंटिफिकेशन में भी बहुत यूज़फुल होते हैं बायोमार्कर्स की। मतलब बायोमार्कर्स कुछ ऐसे टारगेट मॉलिक्यूल होते हैं हमारी सेल के ऊपर जो ये इंडिकेट करते हैं कि हमारी जो सेल है वो सही है या नहीं है। अगर वो हो सकता है कि किसी बायोमार्कर की प्रेजेंस इंडिकेट करती है कि वो सेल जो है हमारी वो बिल्कुल सही है और ईजिली करेक्टली जो है वो अपना वर्क कर रही है, लेकिन अगर उस बायोमार्कर की एब्सेंस हो जाए, जो उसके ऊपर टैग लगा हुआ है, अगर वो हट जाए तो वो शो करता है
कि हमारी जो प्रोटीन है, जो हमारी सेल है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है। तो प्रोटियोमिक्स जो है वो इस चीज़ को भी हमें स्टडी करने में हेल्प करता है, क्योंकि बहुत सारे जो टैग होते हैं, जो बायोमार्कर होते हैं, वो प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं। तो वो हमें हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में कि हमारी सेल की जो मेटाबॉलिक कंडीशंस है वो करेक्ट है या नहीं है। उसके अलावा बहुत सारी न्यू ड्रग्स जो हैं, वैक्सीन्स जो हैं, वो प्रोटियोमिक्स के थ्रू ही बनाई जाती हैं। तो इसको हम बोलते हैं फार्मेकोप्रोटियोमिक्स। जब हम ड्रग का फॉर्मेशन करते हैं या ड्रग की स्टडी करते हैं प्रोटियोमिक्स में, देन इट इज़ कॉल्ड फार्मेकोप्रोटियोमिक्स। तो यहाँ पे हमने प्रोटियोम के रोल्स के बारे में पढ़ा है। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि जब हम प्रोटियोम को स्टडी करते हैं तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। आप ऐसे नहीं बोलोगे कि प्रोटियोमिक्स अगर आपने ये स्टेप पढ़ लिए हैं तो आप डेफिनेटली अपने रिजल्ट पर करेक्टली पहुंच जाओगे। नो, इट्स नॉट पॉसिबल एक्चुअली। प्रोटियोमिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। आप किसी प्रोटीन की स्टडी कर रहे हो देन इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, बिकॉज जो प्रोटीन्स होती हैं वो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट अमाउंट में बनती हैं और उनकी हो सकता है उनकी क्वालिटी डिफरेंट हो। तो हम ये नहीं बोल सकते कि अगर हमने प्रोटीन को स्टडी कर लिया है तो हमने अपना रिज़ल्ट अच्छे से ऑब्टेन कर लिया है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि जो प्रोटियोमिक्स होता है वो एक ब्रिज का फॉर्मेशन करता है हमारे जीनोमिक्स और हमारे मेटाबॉलिक्स के अंदर, मतलब मेटाबॉलिज्म के अंदर सेल की। कैसे देखो, सेंट्रल डोग्मा हाइपोथेसिस के बारे में सबको पता है, दैट इज़ डीएनए से आरएनए बनता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से एमआरएनए बनता है, जो कि अगर प्रोसेस्ड एमआरएनए बनाना हो, अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है। एमआरएनए से हमारा प्रोटीन बनता है। प्रोटीन जो है ट्रांसलेशन की प्रोसेस से कंप्लीट होता है और प्रोटीन फर्दर हम बोल सकते हैं कि वो प्रोटियोलाइसिस हो सकती है, प्रोटीन की ब्रेकेज हो सकती है, या फिर उसमें पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं ताकि वो अपने टारगेट तक पहुँच सके, या फिर उसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन हो सकती है, मतलब वो एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट तक ही लिमिट रहे। तो ये सब चीज़ें जो है प्रोटीन के साथ फर्दर हो सकती हैं। लेकिन ये सब क्या है, ये सब सेल के अंदर होता है, तो ये मेटाबॉलिक्स में इंक्लूड किया जाता है। इसको हम मेटाबॉलिक्स की स्टडी बोलते हैं। और यहाँ पे मतलब कि मेटाबॉलिक्सोम ऐसे एक टर्म होती है जो मेटाबॉलिक्स की स्टडी को बोला जाता है किसी सेल की। तो यहाँ पे डीएनए से आरएनए जब बना ट्रांसक्रिप्शन, तो यहाँ पे एक चेक पॉइंट होता है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन। आरएनए से एमआरएनए बनता है तो वहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं, लाइक अल्टरनेट स्प्लाइसिंग, एमआरएनए एडिटिंग, पॉलीएडेनाइलेशन। तो ये सब स्टेप्स जो हैं एक इमेच्योर आरएनए को मैच्योर एमआरएनए में कन्वर्ट कर देते हैं। एमआरएनए से जब प्रोटीन बनाते हैं तो उसको ट्रांसलेशनल रेगुलेशन चेक पॉइंट, अनदर चेक पॉइंट आता है जो करेक्ट वेरीफाई करता है कि हमारा एमआरएनए जो प्रोसेस्ड एमआरएनए था उससे हमारी करेक्टली प्रोटीन बनी है या नहीं है। तो ये सारे चेक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अदरवाइज जो हमारी प्रोटीन लास्ट रिजल्ट आएगा वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे पास करेक्ट आए। तो ये सब चेक पॉइंट रखने ज़रूरी होते हैं किसी सेल के अंदर। ये सारे सेल डिवीज़न के टाइम पे होते हैं। तो यहाँ पे प्रोटियोमिक्स जो है वो एक गैप को फिल कर रहा है। डीएनए से लेके हमारी मेटाबॉलिक स्टडी के बीच में जो गैप है उसको पूरे के पूरे को ये कवर अप करता है प्रोटियोमिक्स। कैसे, देखो यहाँ से डीएनए से यहाँ तक बनाने के लिए पहले हम इन सब चीज़ों के अगर हम रिवर्स ट्रेसिंग करते हैं तो प्रोटीन से पहले प्रोटीन में किसी तरह की प्रॉब्लम आई तो हम पता लगाएंगे कि एमआरएनए में प्रॉब्लम है, एमआरएनए में प्रॉब्लम है तो आरएनए में भी होगी, आरएनए में होगी तो डीएनए में भी होगी। तो ऐसा पॉसिबल हमेशा नहीं होता, बट मोस्ट केसेस में डीएनए में प्रॉब्लम पाई जाती है। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि जो प्रोटियोमिक्स है वो एक ब्रिज बना रहा है इस पूरे एक सेंट्रल डोगमा के साथ, एक पूरी स्टडी के साथ। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटियोमिक्स। प्रोटियोमिक्स की भी कुछ ब्रांचेस हैं जिसमें आप 3 ब्रांचेस को बहुत इजीली स्टडी करोगे। दीज आर एक्सप्रेशन प्रोटियोमिक्स, स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स एंड फंक्शनल प्रोटियोमिक्स। एक्सप्रेशन प्रोटियोमिक्स में आप प्रोटीन के बिहेवियर को स्टडी करोगे, उनके फंक्शनल एस्पेक्ट को, उनकी आइडेंटिटी को चेक करोगे कि प्रोटीन कितनी कहाँ पर जो है एक्सप्रेस हुई है। लाइक अगर हम हेल्दी और डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म को लेते हैं, इंडिविजुअल को लेते हैं, उनकी प्रोटीन को स्टडी करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हमें पता लगता है कि हाँ, हो सकता है हेल्दी में कोई प्रोटीन अपने कंट्रोल अमाउंट में बनी हो, लेकिन डिजीज्ड के अंदर हो सकता है सेम प्रोटीन या तो ज़्यादा अमाउंट में बनी हो या कम अमाउंट में बनी हो, उसकी कंट्रोल्ड जो है सैंपल से। तो इस तरीके से एक्सप्रेशन प्रोटियोमिक्स हमें हेल्प करता है किसी डिजीज़ को डायग्नोज करने में। इसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज़ होती हैं, दैट इज़ स्टोरीबेज, और हम यहाँ पे एमएस को भी यूज़ करते हैं। एमएस मतलब मास स्पेक्ट्रोमेट्री।
सेकंड है स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स। इसमें हम सारा जो है प्रोटीन की स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात करेंगे, जिसमें हमें ये पता लगता है कि हाँ, हम अगर कोई नई प्रोटीन बन गई है तो हम पता लगा सकते हैं कि हमारा कोई नया जीन फॉर्म हुआ होगा उस प्रोटीन को कोड करने के लिए। तो यहाँ से हम नए जीन की डिस्कवरी कर सकते हैं। इसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है दैट इज़ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एंड MS, ये सब आगे पढ़ेंगे। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में हम एक सैंपल लेते हैं जो कि प्रोटीन का सैंपल होता है, जो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, और उस पर एक्सरे जो है हम बीम करवाते हैं, एक्सरे का बीम जो है वो उसके ऊपर डलवाते हैं, ताकि हमारा जो सैंपल है प्रोटीन का उसको डिटेक्ट किया जा सके और उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, उसकी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया जा सके। मास स्पेक्ट्रोमेट्री यहाँ पे भी यूज़ की जाती है। फंक्शनल प्रोटियोमिक्स में हम इसके प्रोटीन के सारे फंक्शनल बिहेव को स्टडी करते हैं। प्रोटीन की इंटरेक्शन को स्टडी कर सकते हैं कि जो प्रोटीन है हमारी वो DNA के साथ इंटरेक्ट है, RNA के साथ इंटरेक्ट है, या फिर प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन कर रही है। तो ये सब चीज़ें जो है हम यहाँ पे इसमें इस फंक्शनल एस्पेक्ट में हम इसके पता लगा सकते हैं। इसके लिए जो यूज़ की जाती है टेक्नोलॉजी दैट इज़ एफिनिटी प्योरीफिकेशन और मास स्पेक्ट्रोमेट्री, एफिनिटी, ये सब मैं आपको आगे बताऊँगी जब हम पढ़ेंगे। और किस तरीके से प्रोटीन जो है सैम्पल करके लार्ज कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं वो सब भी हम इसमें पता लगाएंगे। 2 yeast हाइब्रिड सिस्टम को इसमें यूज़ किया जाता है फॉर द स्टडी ऑफ फंक्शनल प्रोटियोमिक्स। तो ये आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे कि कौन सी स्टडी जो कौन सी टेक्निक है वो किस जगह पर यूज़ की जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक पूरा ओवरव्यू दूंगी टेक्निक का, प्रोटियोमिक्स का, कि हम किस तरीके से स्टेप जो हैं फॉलो करेंगे, लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये सारे स्टेप जो है जब हम फॉलो करेंगे 1 by 1, तो इनके बारे में बताऊंगी। कौन सी नॉर्मल टेक्निक इनमें यूज़ होंगी, कौन सी इनमें हम अपने वेब टूल यूज़ करेंगे, तो वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि हम आगे किस तरीके से प्रोसीड कर रहे हैं और किस तरीके से कंसेप्ट को क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है फिर, थैंक यू।